नमस्कार, डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लिखा पत्र। लिखा, इस बार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जल रहे हैं दीप। ऑपरेशन सिंदूर ने अन्याय का लिया बदला। नक्सलवाद को भी जड़ से मिटा दिया गया। जापान में रचा गया इतिहास। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई साने ताकाईची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में मिलकर करेंगे काम। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। चुनावी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट विज्ञापनों के लिए प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य। और एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 3:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। और अब समाचार विस्तार से। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। अपने पत्र में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है। हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। एक बार फिर आपको दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिस कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने एक्स पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है।
संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि पुलिस बल की साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, CRPF, BSF, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर साहसी पुलिस कर्मियों की वीरता और निष्ठा की सराहना की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर सभी पुलिस कर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई के दादर पुलिस ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस मनाने के लिए अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और नागरिक एकत्र हुए। सभी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसमें DGP रश्मि शुक्ला, मुंबई के पुलिस आयुक्त देवन भारती और विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्य और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले साल देश भर में अपनी जान गंवाने वाले 191 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। ये जापान की संसद के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेगी। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने तकाइची ने निचले सदन में हुए मतदान में जीत हासिल कर ली है और इसी के साथ उनका जापान का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। जल्द ही साने तकाइची जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने तकाइची को जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है।
साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, साने तकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार से पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को यह प्रतिबंध लागू रहेगा। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि पहले चरण के लिए नाम वापसी पूरी होने पर महागठबंधन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यहां अब भी विवाद बरकरार है। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही पहले चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया, लेकिन महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा पूरा हुआ और न महारार खत्म हो पाई। आरजेडी ने 143 नामों की सूची जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली शामिल हैं। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ की सीट शामिल है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने भी 5 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। महागठबंधन में जारी सिरफुटौल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। महागठबंधन में जारी तकरार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने का आह्वान किया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं, उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो गई। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है। वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्य उदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखरना शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयारियों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में भारत सरकार लग गई है। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेनें चला रही है। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी 24 घंटे समर्पित रहते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। विशेष ट्रेनों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। त्योहारों के दौरान रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए हैं। इसके साथ ही पेयजल के साथ यात्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया है। रेलवे की पिछले 1.5 महीनों की इन तैयारियों का असर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। त्योहारों के सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद संचालन सुचारू माना गया है और दीपावली की अगली सुबह रेलवे की तैयारियों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने इस बार इतिहास रच दिया है। दरअसल 1 तारीख से 19 तारीख तक रेलवे ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा नजर आई। अगर बात की जाए इस पूरे त्योहारी सीजन की तो 1 से 19 तक जहां रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 2 नवंबर तक कुछ इसी तरीके से रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रहा है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो यहां से 4700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं जहां पर आपको होल्डिंग एरिया की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। होल्डिंग एरिया इस समय खाली है क्योंकि तमाम यात्री जो छठ के लिए अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फिलहाल कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, जिसके बड़ा कारण है कि रेलवे के द्वारा ये प्रैक्टिस पिछले 1.5 महीने से की जा रही थी, जिसका असर ये हो रहा है कि यात्रियों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं। लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आती थी त्योहारों के सीजन में अब वो कम आने लगी है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा।
आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। कई सालों के बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीपी के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने रविवार को ही ग्रैब के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक ओर जहां लोगों की खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आगरा शहर की हवा में कण और धुएं की मात्रा अधिक होने से ताजमहल पर कोहरे जैसी पतली परत छा गई। इसके कारण ताजमहल देखने आए पर्यटकों को सुंदर दृश्य का आनंद लेने में परेशानी हुई। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें स्मारक की साफ और स्पष्ट छवि देखने की उम्मीद थी, लेकिन धुआं और प्रदूषण ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और तमिलनाडु में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं थूथुकुड़ी में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे आम लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले की गहराई से जांच के लिए असम पुलिस का विशेष जांच दल सिंगापुर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के 2 वरिष्ठ अधिकारी एसपी डीजी मुन्ना प्रसाद गुप्ता और आईपीएस अधिकारी तरुण गोयल सिंगापुर गए हैं। ये टीम सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगी, जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयान और उपलब्ध किसी भी सीसीटीवी फुटेज या अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं। गायक संगीतकार गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वे चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। और जाने माने अभिनेता और निर्देशक असरानी का सोमवार को करीब 3:30 बजे निधन हो गया। असरानी पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में भर्ती थे। असरानी 84 साल के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था। मशहूर फिल्म शोले से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और एक बहुमुखी कलाकार थे। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। खासकर उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद और हंसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रख्यात अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुखद है। असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
आगे बढ़ते हैं। आज आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नमन किया। एक्स पर लिखा, आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए के वीर सेनानियों को नमन। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले आईएनए के सेनानी अनंतकाल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार।